नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। जैसा कि आप देख रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो परीक्षा में इससे संबंधित एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और एक बात आपको और जान लेनी चाहिए कि अब चूंकि 9.2 हटा दी गई है, तो केवल आपको 9.1 ही परीक्षा में रहेगी। 9.2 जो है वो हटा दी गई है। तो 9.1 से संबंधित सवाल है वही परीक्षा में आएंगे जो दूरी सूत्र से संबंधित है। तो हम कुछ पहले आधारभूत बातों को समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो ये हमारे पास आप जानते हैं कि जो क्षैतिज अक्ष होता है ये एक्स अक्ष होता है। तो इसको हम यहाँ पर एरो लगा देते हैं यहाँ पर। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है वो होता है वाई अक्ष। तो ये हो गया आपका वाई अक्ष। जहां पर दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो ये हो गया मूल बिंदु। इसको ओ से अंकित करते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर दोनों ही अक्षों का मान 0 होता है। यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, इसलिए इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो यहां से बच्चों हर दूरी शुरू होती है। यहां से ये दाईं ओर, ठीक है, ये हो गई दाईं ओर। तो ये दाईं ओर जो दूरी है वो होती है पॉजिटिव, यानी प्लस होती है यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और ऊपर की तरफ जो y है ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया। तो इनको हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखना है, यानी छोटे x y में नहीं लिखना है। तो ऊपर की तरफ यहाँ जो है ये ऊपर का तरफ है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो ये इस तरफ भी प्लस होता है, इस तरफ भी प्लस होता है। और ये x डैश होता है, उप अक्ष होते हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं बाईं ओर। तो यहाँ पर जो है ये माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है। और ये नीचे की ओर जो y का उपअक्ष होता है, y डैश, जो नीचे की तरफ होता है, तो ये माइनस होता है यहाँ भी और यहाँ भी। तो आप देख सकते हैं कि इन अक्षों ने पूरे इस समतल को जो है वो 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये पहला भाग होता है प्रथम चतुर्थांश, यानी 4 अंशों में बांट दिया, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और यहां से ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश। और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, यानी तीसरा चतुर्थांश होता है ये तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, यानी चौथा भाग होता है इसका। तो ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 भाग बन गए, इसके 4 चतुर्थांश बन गए। तो इनमें जो बिंदु होंगे उनके निर्देशांक समझना बहुत ही आसान है। तो पहले तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बिंदु जो होता है, जो समतलीय बिंदु होता है, बिंदु उसके निर्देशांक, यानी बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उनमें पहला मान जो होता है वो x का होता है, यानी x अक्ष का होता है। दूसरा होता है y का। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है वो यही है कि पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। यानी ये दूरी x की होती है, इधर प्लस की, इधर माइनस की। और ये दूसरा मान जो तो y का था, प्लस का ऊपर की ओर, y से नीचे की ओर माइनस होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश में होंगे इनके बिंदुओं के प्लस माइनस किस प्रकार से होंगे। तो आप देखते हैं कि पहला x होता है, तो इसमें आप यहां देखें कि x प्लस का है
तो इसमें आएगा प्लस x आएगा और इसमें y भी क्या है, प्लस है। इस प्रकार से प्लस कोमा प्लस वाले सारे बिंदु जो है वो कहाँ आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। फिर हम आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे में आप देखते हैं कि चूंकि पहले x लेते हैं तो यहाँ पर आपका x माइनस है और y है आपका प्लस। तो इस प्रकार से माइनस कोमा प्लस वाले बिंदु जो है वो कहाँ आएंगे, वो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। फिर हम देखते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में बच्चों x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो वे सभी बिंदु जो माइनस कोमा माइनस होते हैं वो किस में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। और चतुर्थ में आएंगे, चूंकि पहले x होता है तो इसमें प्लस आएगा पहले और माइनस आएगा बाद में, अर्थात प्लस कोमा माइनस वाले सारे बिंदु कहाँ आएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं। तो ये बिंदुओं के निर्देशांक और उसके प्लस माइनस के बारे में थी, कौन सा बिंदु कहाँ। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताइए -3,4 कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ पर आपका x माइनस है और y प्लस का है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये जो है x माइनस का है और y प्लस का है। तो ये जो -3,4 है वो कहाँ आने वाला है, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी बिंदु के निर्देशांक की स्थिति देख सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में आएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ जानते हैं कि बिंदु के निर्देशांक, सबसे पहले तो हमें पता है कि हमने अभी देखा ही है कि बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो नंबर 1 निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, x, y होते हैं। यानी निर्देशांक बिंदु के जो होते हैं वो x, y होते हैं। यानी उसमें पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। और फिर हम जो है वो दूसरी बात ये जाने कि इसमें भुज होती है x का मान। आप जानते हैं कि भुज किसको बोलते हैं, भुज होती है x का मान। और x का जो मान होता है बच्चों वो होती है y अक्ष से दूरी। क्या होती है, y अक्ष से दूरी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका y अक्ष है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से प्लस की दूरी यहाँ इधर लेंगे हम, यहाँ कहीं भी लें तो जो y अक्ष से दूरी होती है वो भुज होती है। x का मान होता है, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ सब जगह माइनस होता है। यानी y अक्ष से दूरी होती है वो क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, x का मान होता है। नंबर 3 कोटि। कोटि जो है वो होती है y का मान। बच्चों y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, y का मान। तो y का मान स्पष्ट हो गया कि ये होगी x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। यानी ये आपका जो क्षैतिज अक्ष होता है, यहां से जितनी भी दूरियां ऊपर या नीचे ली जाएगी वो सभी क्या होगी, कोटि होती है, y का मान होता है। यानी x अक्ष से दूरी होती है वो y का मान होता है। फिर हम आते हैं चौथी बात पर। तो ये आप जानते हैं कि कौन सी किस तरफ प्लस होती है और कौन सी किस तरफ माइनस होती है। तो भुज यानी जो x होता है, भुज जो है वो दाईं और प्लस का होता है। ठीक है, दाईं और क्या होता है, प्लस होता है, समझ गए। यानी यहां से जो दूरियां दाईं ओर ली जाएगी वो भुज के सारे मान क्या होंगे, प्लस होंगे। और फिर पांचवी बात है कि भुज जो है वो बाईं ओर क्या होता है, माइनस होता है। बाईं ओर क्या होगा, माइनस होगा। आप देख सकते हैं कि यहां से y अक्ष से जो दूरियां लेंगे यानी भुज का मान लेंगे वो सभी बाईं ओर क्या होगा, माइनस होगा। फिर छठी बात देखते हैं कि कोटि
किस तरफ धनात्मक होती है, प्लस होती है। तो कोटि जो है वो आप याद रखें कि ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जो दूरी ली जाएगी एक्स अक्ष से ऊपर की ओर वो क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है बच्चों। और सातवीं बात हम देखें कि कोटि जो है माइनस किस तरफ होती है। तो कोटि यानी y का जो मान होता है तो वो क्या होता है, नीचे की ओर क्या होता है, माइनस होता है। नीचे की ओर जो दूरी लेंगे, नीचे की ओर क्या होगी, माइनस होगी। तो भुज होता है x, ये भी हो गया x, यानी x प्लस होता है दाईं ओर, x माइनस होता है बाईं ओर, और y जो होती है वो ऊपर की ओर प्लस होती है, y जो है वो माइनस और माइनस की नीचे की ओर होती है। तो ये इसके जो है वो प्लस माइनस हो गए कोटि भुज के किस प्रकार से होते हैं। फिर हम एक देखें कि हमें ये पूछे कि x अक्ष की समीकरण क्या होती है, यानी x अक्ष की समीकरण। यदि आपसे कोई पूछे कि x अक्ष की समीकरण क्या होगी, तो चूंकि x अक्ष पर y शून्य होता है, ठीक है, x अक्ष पर y क्या होता है, शून्य होता है, तो x अक्ष की समीकरण हो जाती है y बराबर 0। ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी है आपको। और फिर हम देखते हैं कि y अक्ष की समीकरण क्या होगी। तो y अक्ष पर जब x शून्य होता है तो y अक्ष की समीकरण क्या हो जाती है, y अक्ष की समीकरण हो जाती है x बराबर 0। यानी ये जो x अक्ष है इस पर सब जगह y शून्य होता है, तो x अक्ष की समीकरण हो जाती है y बराबर 0। और यहाँ पर जो है वो y अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो y का मान उसमें शून्य हो, क्या x का मान उसमें शून्य होगा, तो इसकी समीकरण हो जाती है x बराबर 0। तो इस प्रकार से ये, और एक बात आप और जान लें कि मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु होता है 0,0। ये आप अच्छी तरह याद रखें, मूल बिंदु होता है 0,0। और फिर आपसे ये पूछे कि कोई बिंदु यदि x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या हो सकते हैं, तो आप ये जान लें कि x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु, तो x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक होते हैं, x अक्ष पर होगा तो उसमें y शून्य होगा तो होगा x,0। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे। x अक्ष पर कोई बिंदु लें तो वो होता है x,0, उसमें x की वैल्यू होती है, y उसमें शून्य होता है। और फिर एक बात याद रखें कि y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं, y अक्ष पर स्थित बिंदु होता है 0,y, यानी उसमें x शून्य होता है तो y का मान होता है, तो 0,y जो है वो क्या होता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु होता है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि -2,0 कौन से अक्ष पर होगा, -2,0, तो उसमें x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू शून्य है, तो y की वैल्यू शून्य है तो वो कौन से अक्ष पर होगा, कौन, y अगर 0 है तो वो होता है x अक्ष पर। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु किस पर होगा, x अक्ष पर होगा। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ लेगी 0,3 कौन से अक्ष पर स्थित होगा, तो 0,3 में x 0 है तो वो बच्चों होगा y अक्ष पर। तो इस प्रकार से आप बिंदुओं की स्थिति देख सकते हैं। तो ये कुछ बिंदुओं के बारे में और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें थी, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जान लें। और इसको जानने के बाद यदि आप निर्देशांक ज्यामिति शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह याद रखें। बिंदुओं की स्थिति आपको ध्यान होनी चाहिए, प्लस माइनस सब ध्यान होना चाहिए, और ये मूल बिंदु के निर्देशांक ध्यान में होने चाहिए। और x अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, y अक्ष पर क्या कहते हैं, इसके बारे में प्रश्न भी आएंगे। तो आप याद रखिए इनको कि हाँ, x अक्ष पर स्थित बिंदु की बात आती है तो वो होता है x,0। ये लेकर के हम प्रश्न करते हैं। तो ये थी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।
इसके बाद जो हम दूरी सूत्र से संबंधित सवाल हमारे 9.1 में सारे प्रश्न जो वो एक ही सूत्र पर निर्भर सवाल है, वो है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र पर संबंधित सवालों को हम करेंगे। तो मैं आज आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो दूरी सूत्र के बारे में बता देता हूं और फिर उसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां से हम लेते हैं दूरी सूत्र। तो इसको दूरी सूत्र क्यों कहते हैं? पहले तो दूरी सूत्र क्यों कहते हैं? इसको दूरी सूत्र इसलिए कहते हैं कि ये जो है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के काम में आता है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ये दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का सूत्र, इसलिए इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। तो बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक है आपके पास x1, y1। यानी पहले बिंदु के लिए हम x1, y1 ले लेते हैं। एक बिंदु हमारे पास है Q जिसके बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x2, y2 है। तो हमें ये दूरी मान लीजिए ये कहीं पर स्थित है, कहीं भी अक्षों पर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर स्थित है P और दूसरा बिंदु Q यहाँ पर स्थित है। तो ये इनके बीच की जो दूरी होगी ये कितनी होगी? तो ये ज्ञात करने का सूत्र है दूरी सूत्र। तो ये एक बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, दूरी PQ बराबर रूट में होता है अंडर रूट आप लिखें, और फिर यहां पर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से देखो x2 माइनस x1, दूसरे बिंदु का x2 यहां लें, पहले बिंदु का x1 यहां लें और इसका होल स्क्वायर करें, और फिर y2 माइनस y2 यहां से लें और y1 यहां से लें। तो जब भी आपको कोई दो बिंदु दे रखे हों तो आप इस प्रकार पहले को x1 y1 ले लें और दूसरे को x2 y2 ले लें और इस सूत्र में रखें और उसको हल करें। तो यहां पर जो है वो हम पहला प्रश्न जो है इसका, जो आपकी 9.1 का पहला प्रश्न है, उसमें जो 9.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 9.1 जो आपकी है 9.1 के 1 से 5 प्रश्न, 1 से 5 प्रश्न जो है वो ग्राफ में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ में करने वाले हैं, इसलिए हम इनको यहाँ नहीं करेंगे। और नए ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका एक ग्राफ 6 नंबर का प्रश्न आता ही है, तो ये प्रश्न हम यहाँ नहीं करेंगे। हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो छठे प्रश्न का पहला भाग आपके पास है, आपको दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु हमें दिए -6,7, एक बिंदु हमारे पास है -6,7। इसको हम एक नाम दे देते हैं A, जैसे ये हमने दे दिया A। और दूसरा बिंदु दे रखा है उसको नाम देते हैं B, वो हमें दे रखा है -1, -1, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करें। इनके मध्य की दूरी आपको जो है वो ज्ञात करनी। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम इसको सरल करना शुरू करते हैं। कैसे? जैसे आपका पहला बिंदु है A, तो इसके नीचे आप यहां लिख लें x1 और y1, और यहां पर लिख लें x2 और y2। बस आपके पास जब भी दो बिंदु हो, पहले को x1 y1 लिखें, दूसरे को x2 y2 लिखें और सूत्र शुरू कर दें। तो यहां पर जैसे PQ लिया, P और Q के बीच की, हमारे पास यहां पर AB है,
तो हम ए बी लेंगे। यहाँ पर ये दूरी ए बी आपके पास जो है वो आने वाली है अंडर रूट x2 माइनस x1। आप सूत्र बार बार लिखें ताकि आपको सूत्र जो अच्छी तरह याद हो जाए, और इसको कैसे अप्लाई करना है वो सूत्र आपके सामने लिखा होता है तो और आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके इसका मान रखते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है, देखो यहाँ x2 है -1। बस इसमें थोड़ी सी जो बात है वो माइनस प्लस की समझने वाली है। तो देखो मैं यहाँ पर हल करता हूँ, आपको बार बार बताता हूँ कि किस प्रकार आप इसको हल करेंगे। तो x2 हमने लिखा -1। अब बच्चों यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है, तो आप हमेशा यहाँ पर पहले माइनस लिखेंगे, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि x1 हमारे पास यहाँ -6 है, तो बच्चों आप यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट लगाएं और -6 लिख दें। इसको ब्रैकेट में बंद करें और ऊपर स्क्वायर लगाएं, ठीक है। हमने x2 और x1 का मान रखा। अब हम आते हैं y2 पर। तो y2 हमारे पास है -5, और फिर सूत्र में माइनस है तो हमेशा माइनस लगाएं यहाँ पर। फिर हम आते हैं y1 पर। तो y1 हमारे पास क्या है 7। तो देखो बच्चों ये हो गया हमारे पास 7। अब इसका स्क्वायर लगाएं। अब इसको थोड़ा सावधानी से हल कर दें आप, तो प्लस माइनस को थोड़ा ध्यान रखें, जोड़ घटाव का आप ध्यान रखें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले सरल करते हैं। ये आपके पास -1 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ आप देखें कि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है। तो बच्चों जब इस छोटे ब्रैकेट को हम सरल करेंगे तो ये माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये बात एक जो है आपको जाननी है कि किस प्रकार से माइनस जो है प्लस हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 6 और इसका स्क्वायर लगाएं, और यहाँ पर आपके पास है -5 और -7 का वर्ग। अब इसको सरल करते हैं। तो यहाँ आप देखें कि प्लस का 6 माइनस का 1 है। तो बच्चों प्लस की संख्या में से माइनस घटा दो, तो 6 में से 1 घट गया तो क्या बच गया आपके पास 5। तो ये हो गया 5 का वर्ग। यहाँ पर आप देखें कि माइनस का 5 है और माइनस का 7 है। तो बच्चों माइनस के 5 और माइनस के 7 हो गए -12। ये कई बच्चे क्या करते हैं कि प्लस के 12 लिख देते हैं, तो प्लस नहीं होता है, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस होते हैं। माइनस जोड़ेंगे तो वो माइनस ही रहते हैं। तो माइनस के 12 हो गए। अब हम इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करना भी बिल्कुल आसान है, आपको वर्ग करना सीधा भी आता ही होगा। तो यहाँ वर्ग का मतलब हो गया 5 गुना 5, और यहाँ पर आपके पास हो गया -12 गुना -12। तो ये आ गया आपके पास 5 का वर्ग करेंगे, यानी 5 को 5 से गुणा गया 25 हो गया। और यहाँ -12 को -12 से करेंगे तो पहले तो माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया, और 12 को 12 से करेंगे तो 144। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर रूट में है। अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 169, और 169 के आप गुणनखंड कर लो, या आपको सीधे वर्ग या वर्गमूल याद होने चाहिए। कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्गमूल याद रखो। तो ये होता है 13, यानी 169 का वर्गमूल क्या हो गया 13। तो इस प्रकार आप देखें कि आप दूरी सूत्र बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले प्रश्न, ये जो छठा प्रश्न है आपका, इसमें 3 भाग हैं। 3 भाग में से बच्चों मैं चाहता हूं कि आज आप एक पहला भाग तो मैंने आपको करा दिया, दूसरा भाग जो आप खुद कोशिश करें, तीसरा भाग थोड़ा सा जो बीजीय संख्याओं में है तो वो मैं आपको हल करके दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से शुरू करूंगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आप जो है वो, हमने जितनी बातें सीखी हैं, जैसे आज हमने ये सब बातें सीखी, तो आप इनको अच्छी तरह याद रखें और एक एक बात को समझें, लर्न कर लें, ताकि आपका एक बड़ा प्रश्न हल करने में बहुत काम आएगी। और ये प्रश्नमाला हमारे लिए बहुत छोटी सी रह गई है, अब 9.1 है इसमें केवल। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें ताकि हम जब प्रश्न हल करें तो ये इसमें कोई समस्या में नहीं आए। तो बच्चों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर किया करें, लाइक किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। और मेरे ये जो वीडियो हैं मैं रोज़ाना निरंतर जो है वो इनको आपके लिए लाता हूँ।
तो आप एज ए ट्यूशन इसको काम में लें। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको फ्री में उपलब्ध है, आपके मोबाइल पर उपलब्ध है और आप जब चाहें तब उपलब्ध है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरा ये प्रयास जो है उसमें साथ देंगे और फ़ायदा उठाएंगे। और बहुत बच्चे जो है, मैं अपने स्कूल के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेरे स्कूल के विद्यार्थी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और उनसे प्रेरित होकर के मैं आपके लिए सबके लिए लाया हूं। तो मैं अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस प्रकार से कक्षा के साथ साथ मेरे इस काम में भी लगातार बने रहते हैं, लगातार देखते हैं, तो बहुत फ़ायदा होने वाला उनको। बहुत प्रेरित है मैं उनकी खुशी देख करके बहुत खुश होता हूँ कि वो इस काम को लगातार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।